साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको सांस सांस में बांस चैप्टर पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर के लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज और इसका हिंदी में अनुवाद किया है शशि सबलोक ने। छात्रों, इस निबंध में उन्होंने बांस के उपयोग के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस जीवन से जुड़ गया है। जिस प्रकार से हमको सांस की ज़रूरत होती है, प्रत्येक क्षण हमको ऐसा लगता है कि अगर हमको ऑक्सीजन ना मिले, सांस ना मिले तो हमारी मृत्यु हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से पूर्वोत्तर के इन 7 राज्यों में बांस क्या है, उनकी सांस में बस गया है। कहने का मतलब ये है कि उनके रोज़मर्रा या उनके जीवन से जुड़ गया है। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? जैसे कि असम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। इन राज्यों में बांस उनके जीवन से जुड़ गया है, उनकी दिनचर्या में जुड़ा हुआ है, उनके रहन सहन में जुड़ा हुआ है। तो आइए इस चैप्टर को समझते हैं। छात्रों, लेखक यहाँ अपना अनुभव हम लोगों से साझा कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो बांस है वो जीवन से जुड़ गया है। वो कहते हैं, बांस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। झुरमुट मतलब होता है झुंड या इस प्रकार से एक स्थान से उगा हुआ बांस। तो वो कहते हैं कि ये जो बांस का झुरमुट है मुझे क्या करता है? अमीर बना देता है। इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ और इससे मैं क्या कर सकता हूँ? अपने लिए घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ और बांस के बने हुए बर्तन और बहुत से औजार मैं इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ और जब यही बांस सूख जाता है तो मैं इसको क्या करता हूँ कि जलाऊ लकड़ी के रूप में इस्तेमाल करता हूँ। भोजन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करता हूँ। बांस का कोयला जलाता हूँ और बांस का क्या करता हूँ? कोयला जलाता हूँ। बांस का अचार खाता हूँ। और जब बांस में शुरुआत में ही छोटे छोटे कल्ले निकलते हैं जो बहुत ही मुलायम होते हैं, उसका क्या करते हैं ये लोग? अचार बना करके उसका उपयोग करते हैं। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा और कहते हैं कि मेरा जो बचपन है वो बांस के पालने में ही झूलते हुए मेरा बचपन गुजरा है। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई और कहते हैं जो मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी है, वो भी मैं जब टोकरी बना करके बेचा करता था उसी के माध्यम से ही मुझे मिली है। उसी दौरान मेरी मुलाकात उससे हुई थी। फिर अंत में बांस पर ही लेटा कर मुझे मरघट ले जाया जाएगा। वो कहते हैं कि अंत में क्या होगा? जब मैं मर जाऊंगा उस समय भी बांस की ही तख्तियां बनाई जाती हैं इस प्रकार से और उस पर ही लेटा करके हमको ले जाया जाएगा। तो इस प्रकार से वो अपने बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो बांस है हमारे जीवन से जुड़ गया है। और एक चीज़ कहते हैं ये जो बांस आज हम लोग देख रहे हैं, जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं और इससे तमाम जो चीज़ें बनी हुई हम लोग अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं, ये कारीगरी या ये डिजाइन कहाँ से आए, इसके बारे में वो एक कहानी बताते हैं कि एक जादूगर थे, चंगकी चंगलनमा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। वो बताते हैं कि एक जादूगर थे जो बहुत से करतब दिखाते थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छा जादू दिखाया करते थे। लेकिन जब वो मरने लगे तो उन्होंने कहा कि जब मुझे दफनाओगे तो 6ठे दिन मुझे मेरी अगर कब्र को खोद करके देखोगे तो वहाँ कुछ आपको नई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। कहा जाता है कि मौत के 6ठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए।
तो इस प्रकार से छात्रों बताया जाता है कि जो जादूगर थे उनकी कब्र से इन टोकरियों को बनाने की, जो टोकरियां होती हैं, उन टोकरियों को बनाने की डिजाइन वहीं से मिलती है। बांस से तैयार की हुई इस प्रकार की टोकरियों की डिजाइन वहीं से प्राप्त होती है। पहले लोगों ने उनकी नकल की, उसी तरीके से बनाने की कोशिश की, फिर क्या किए, नए नए डिजाइन स्वयं भी लोग बनाने शुरू कर देते हैं। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। जो बांस है वो हमारे देश भारत में बहुत से हिस्सों में होता है, लेकिन जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है इसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। होने के लिए तो हमारे क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 7 राज्य हैं, असम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। इन स्थानों पर यह बांस ज़्यादा ही उगता है और उगाया जाता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। इसलिए वहाँ पर बांस की बहुत सी चीज़ें बनाने का चलन है, बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे टोकरी हुआ, और भी बैठने के लिए फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। तो तमाम प्रकार की चीज़ें इससे तैयार की जाती हैं। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। तो ये कहते हैं कि जो ये बांस है सभी समुदायों का भरण पोषण करता है। यहाँ पर हम एक राज्य की बात मुख्यतः वो करते हैं, जो लेखक हैं नागालैंड की, और कहते हैं यहाँ के जो निवासी हैं नागालैंड के, वो बांस की बहुत सी चीज़ें बनाते हैं और ये प्रचलन में है उनके यहाँ। आगे लेखक कहते हैं, इंसान ने जब से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। ज़रूरत के अनुसार इसमें बदलाव हुए और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि जो इंसान है वो क्या किया, जब उसको कलात्मक चीज़ें बनाना शुरू किया, उसके हाथ में कुछ हस्तकारी आई, कुछ वो बनाना सीखा, तभी से अगर देखें तो हम बांस की चीज़ें वो बनाना शुरू कर देता है। ज़रूरत के अनुसार इसमें बदलाव भी हुए, जैसे प्रारंभ में इंसान को ज़रूरत रही होगी जिस प्रकार से, उस प्रकार से बनाया होगा। आज जैसे ज़रूरतें बढ़ी हैं उसके अनुसार वो बना रहे हैं। आगे देखिए कुछ बताते भी हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ बनाई होगी। छात्रों, कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो बांस की बुनाई का रिश्ता दिखाया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है, वो कहते हैं आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। क्योंकि जब शुरुआत में इंसान को भोजन इकट्ठा करने की ज़रूरत हुई होगी तो कुछ डलिया नुमा चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी और उस दौरान ही उसने इस प्रकार की चीज़ें बनाई होगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो सकता है। उदाहरण देते हैं, जो बया चिड़िया आप देखिए इस प्रकार से घोंसला बनाती है, उसके घोंसले से हो सकता है कि लोगों को ये तरकीब आई हो। ये तरकीब मतलब क्या, उपाय सोचा हो और वो इस प्रकार से बनाना शुरू किए हों। बांस की बुनाई का सफ़र चाहे जैसे शुरू हुआ हो, चंगकी चंगल नवा की हो सकता है कब्र से हो या कि बया के घोंसले से, लेकिन जहाँ खूब बांस होते हैं वहाँ के लोग इनकी चीज़ें बनाने में माहिर भी खूब होते हैं। कहते हैं कि जहाँ पर भी इस प्रकार के बांस पाए जाते हैं वहाँ के लोग इन चीज़ों को बनाने में माहिर होते हैं। माहिर मतलब होता है कुशल होना, कुशल। तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, कुशल होते हैं, बनाने में माहिर होते हैं, कुशल होते हैं। नहीं भाई, बांस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनाते, बांस की खपच्चियों से ढेर चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और भी न जाने क्या क्या। छात्रों,
यहाँ पर लेखक ये बताते हैं कि सिर्फ वो टोकरी ही बनाना नहीं जानते बल्कि इससे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। देखिए इस प्रकार से पतली पतली बांस की खपच्चियाँ निकाल ली जाती हैं। बांस को चीर लिया जाता है, बांस को फाड़ करके एकदम चिकना करके उसकी पतली पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं, पतली पतली छड़ें बनाई जाती हैं और उनसे बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि चटाई हुआ, टोपी हुई, टोकरी हुई, बर्तन हुआ, बैलगाड़ी हुआ। इस प्रकार से जो यहाँ पर सामान दिए हैं, फर्नीचर है, पुल है, मकान है, तमाम चीज़ें ये लोग बनाया करते हैं। आगे देखिए, असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रख दिया जाता है या फिर धीरे धीरे चलाते हुए खींचा जाता है। तो असम क्षेत्र में क्या किया जाता है, वहाँ पर ये एक जाल बनाई जाती है जिसको जकाई वो लोग बोलते हैं। वो इस प्रकार से होती है और उससे क्या करते हैं, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ते हैं और इसको सतह पर रख करके उसमें हाथ डाल के पकड़ते हैं या कि धीरे धीरे आगे खींचते हुए आगे जाते हैं और उसको पकड़ते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं। बांस की खपच्चियों को इस तरह से बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है, निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं। तो छात्रों इस प्रकार से क्या करते हैं, ये जो जाल बनाई जाती है बिल्कुल इस प्रकार से शंकु के आकार की होती है और इसका जो ऊपरी सिरा होता है बिल्कुल अंडाकार होता है और निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ मतलब पतली पतली छड़ें जो कि बांस की होती हैं उसके माध्यम से ये आपस में गुथी हुई होती हैं, मतलब आपस में मिली हुई होती हैं या आपस में बंधी हुई होती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलना। देखिए इस प्रकार से वहाँ पर बांस की टोकरियाँ लिए हुए लोग घूमते रहते हैं और इस प्रकार की टोपियाँ वो लोग क्या करते हैं, पहने रहते हैं। ठीक, आगे देखिए, जुलाई से अक्टूबर ये जो महीना होता है घमासान बारिश के महीने होते हैं। कह रहे हैं कि जुलाई से अक्टूबर घमासान बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गठाने दूर दूर पर हों। ये जो गांठें होती हैं बांस में ये दूर दूर पर हों। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ बनाने के लिए बांस के हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियाँ काटी जाएं। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। छात्रों, कहा जाता है कि जैसे ही बारिश का महीना शुरू होता है, जुलाई का महीना शुरू होता है, तो जुलाई से अक्टूबर तक घमासान बारिश होती है। तो इन राज्यों में बहुत काम लोगों के पास नहीं होता क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है और आवागमन का जो भी साधन है वो भी उतना नहीं रहता। इसलिए इस समय उनके पास खाली समय होता है, तो वो क्या करते हैं, जंगल से बांस को इकट्ठा करते हैं और वो ये देखते हैं कि जो 1 से 3 साल के बांस हो, जो नए बांस हों, बहुत पुराने ना हों, उन्हीं बांसों को इकट्ठा करते हैं। बात ये है कि जो बूढ़े बांस होते हैं वो सख्त होते हैं, मजबूत होते हैं और उनको जब मोड़ा जाता है तो क्या होता है कि वो टूट जाते हैं। इस कारण से क्या करते हैं ये लोग कि ऐसे बांसों को लाते हैं जो मुलायम हों। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो 1 से 3 वर्ष के बांस को ही चुनते हैं। सबसे पहले उस बांस को लाने के बाद उसमें जो पत्तियां रहेंगी, शाखाएं रहेंगी, जैसे ऐसे बांस होता है, इनमें छोटी छोटी शाखाएं या पत्तियां होती हैं। इनको पहले वो क्या करते हैं, चाकू से या दाव से
दाव एक प्रकार का चाकू होता है चौड़ा, उसी से वो छील करके उसको काट करके अलग कर देते हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गठाने दूर दूर पर हों, और ऐसे बांस का ये लोग चुनाव करते हैं जिसमें ये गांठें जो दी हुई हैं वो गांठें क्या हों, दूर दूर पर हों। गांठ दूर दूर पर होने से क्या होता है कि उसमें गांठ से टूटने का डर होता है। जब गांठ दूर होती है तो टूटने का डर नहीं होता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, जिसमें गांठें दूर दूर पर हो ऐसे ही बांसों को खोजते हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छील कर खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। ये दाव एक चाकू को ही बोलते हैं जो चौड़ा होता है एकदम, और इससे ही ये लोग क्या करते हैं, खपच्चियाँ मतलब बांस को फाड़ना, चीड़ना और उसकी पतली पतली छड़ें बनाना, इसी से ये लोग करते हैं, तो इसको दाव बोला जाता है। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही ये लोग क्या करते हैं, तय कर लेते हैं कि कितनी बड़ी हमको खपच्ची लेना है। जैसा कोई भी टोकरी बनाना हुआ या कोई चीज़ बनाना होता है उसके अनुसार ही उसकी लंबाई भी ये लेते हैं। मसलन मतलब क्या होता है, उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें, जैसे आसन, आसन मतलब क्या, बैठने की कोई चीज़ बनानी है। आसन जैसी छोटी चीज़ें, आसन मतलब बैठने की चीज़, छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस के को हर एक गठान से काटा जाता है। तो अगर बैठने के लिए कोई चीज़ है तो उसको क्या करते हैं, हर एक जो इसकी गांठें होती हैं हर एक गांठ पर से इसको काट देते हैं, मतलब उसको छोटे छोटे चाहिए टुकड़े, तो हर एक गठान से काटा जाता है। लेकिन टोकरी बनाने के लिए क्या होता है कि इनको 2 या 3 या 4 गठान लंबी खपच्चियों की ज़रूरत पड़ती है, तो इतनी बड़ी गठान से काटते हैं। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर ही निर्भर करता है। और ये कहाँ से काटा जाए, मतलब जितनी बड़ी टोकरी होगी, अगर बड़ी टोकरी बना रहे हैं तो वो क्या करेंगे, बड़ी टोकरी के हिसाब से उसको काटेंगे। अगर वो छोटी टोकरी बना रहे हैं तो वो छोटी टोकरी के हिसाब से काटेंगे। तो ये उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती हैं। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम होता है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। छात्रों, यहाँ पर ये लेखक बता ये रहे हैं कि आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई कितनी होती है, 1 इंच ही रखी जाती है, क्योंकि जो चौड़ी खपच्चियाँ होती हैं वो किसी काम की नहीं होती हैं। वो मतलब कि जो चौड़ी होती हैं वो टूटती जल्दी हैं, उसको मोड़ना भी आसान नहीं होता, इसीलिए इनको चीर करके पतला पतला कर लिया जाता है, पतली खपच्चियाँ बना ली जाती हैं। और पतली जो खपच्चियाँ हैं वो लचीली होती हैं। खपच्चियाँ चीरना भी कहते हैं उस्तादी का काम होता है, बहुत कुशलता का काम होता है। जो उस्तादी मतलब क्या, जो बहुत कुशल हो, तो वही कहते हैं कि जो खपच्चियाँ चीरना भी कुशलता का काम है। जो बहुत ही अच्छा कलाकार होगा वही कर सकता है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर नहीं होती। अगर आप अच्छे उस्ताद नहीं हैं, अच्छे कलाकार नहीं हैं, आप माहिर नहीं हैं, आप कुशल नहीं हैं, तो खपच्चियों को चीर नहीं सकते, मतलब बांस को बराबर से आप फाड़ नहीं सकते, पतला नहीं कर सकते, पतली खपच्ची नहीं बना सकते, पतली छड़ नहीं बना सकते। इस हुनर को पाने में भी काफ़ी समय लगता है, मतलब बनाते बनाते ही लोग इस प्रकार से सीख पाते हैं। आगे देखिए, टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी होता है। टोकरी बनाना है तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि खपच्चियाँ चिकनी हों और चिकना उसको किया जाता है। यहाँ फिर दाव काम आता है। दाव मतलब वही चाकू जो होता है जो बांस को चीरते हैं जिससे, तो वही चाकू इसमें काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव किसमें होता है, दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे रहती है। मतलब बता ये रहे हैं कि इस प्रकार से ही खपच्ची को हाथ में दबा करके और दाव से उस पर घिसा जाता है। और क्या किया जाता है, तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। मतलब उस चाकू पर ही वो धीरे धीरे करके घिस करके और उस पर दबाव देकर अंगूठे से उसको धीरे धीरे करके घिसाई करके उसको चिकना बनाया जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। सिर्फ आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि दाव और हाथ के दबाव से, अंगूठे के दबाव से जो खपच्चियाँ बनाई जाती, पतली पतली छड़ें बनाई जाती हैं बांस की, उसको चिकना करने के लिए इस प्रकार से ये लोग करते हैं।
जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती यह प्रक्रिया दोहराई जाती है, और जब तक जो ये खपच्चियाँ होती हैं एकदम पतली ना हो जाएं, चिकनी ना हो जाएं, तब तक ये लोग इस प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं, मतलब उस पर रगड़ते रहते हैं। ठीक, इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। और इसके बाद क्या करते हैं, खपच्चियों को रंगाई करते हैं। जो चीज़ें जिस प्रकार से बनाई जाती हैं उस प्रकार की खपच्चियों की रंगाई करते हैं। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। और इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे गुड़हल है, इमली की पत्तियां हैं, इन सब के माध्यम से ही रंगाई ये लोग करते हैं। काले रंग के लिए इन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। और अगर काले रंग से रंगना है तो ये लोग क्या करते हैं कि आम की छाल निकालेंगे और उसमें इन खपच्चियों को दबा करके मिला करके मिट्टी में दबा के रख देंगे, जिससे वो काले हो जाते हैं। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है और पलंग की निबाड़ की बुनाई की तरह। कहने का मतलब ये है छात्रों कि जैसे अन्य बुनाई लोग करते हैं, कभी आप देखे होंगे घर में पलंग बुनते हुए, निबाड़ बुनते हुए, या मम्मी लोगों को कभी आपने स्वेटर बुनते हुए देखा होगा। इसी प्रकार से इसकी भी बुनाई होती है। लेकिन यहाँ पर अंतर ये है कि यहाँ बांस की खपच्चियाँ होती हैं पतली पतली, और माँ लोग जो बुनती हैं वहाँ पर देखिए सूत होते हैं या धागा होता है, उसको बुनाई करते हैं। अब इसमें भी लोग क्या करते हैं, आड़ा तिरछा इस प्रकार से चित्र में देखिए, इस प्रकार से चित्र में जैसे दिखाया गया है इसी प्रकार से आड़ा तिरछा ये लोग डालते हैं। फिर बाने को वो बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। बाना जो होता है ये मेन होता है, जो एक हाथ में लिया रहता है, जिसको ऐसे से बुना जाता है। और ताना ये जो बीच में ऐसे से खड़ी हैं डंडियाँ, ये होती हैं। बाना मतलब जिसके माध्यम से हम उसमें घुमा घुमा के बिनते हैं। जैसे कि मम्मी लोगों को देखे होंगे, एक तागा उनका रहता है कि जो उसमें बड़ा सा रहता है, उसी तागे को घुमाती रहती हैं और अन्य सलाई में फंसाए रहती हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी होता है। इससे चेक की डिजाइन बनती है। जैसे कि आप तरह तरह की पलंग या घर में जो चारपाई देखे होंगे, चारपाई की बुनाई होती, इसी प्रकार से यहाँ ये लोग भी अपना बांस की बुनाई करते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। कहते हैं कि अगर आपको 2 उसकी पंक्तियों को छोड़ करके बुनना हो तो जो मेन बाना होता है जिसके माध्यम से आप उसमें उसकी खपच्चियों में लपेटते हैं, उसको 2 या 3 तानों के ऊपर नीचे से ले जाना पड़ता है। इससे कई डिजाइनें बन जाती हैं। आगे वो क्या कहते हैं कि टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ दिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़ दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। कहते हैं कि जो भी टोकरी बनाई जाती है ना, जो इस प्रकार से टोकरियां देखो जो बनती हैं ऐसे करके, अब इन टोकरियों को जो बनाते हैं तो उसमें देखिए ऐसे ऐसे करके खपच्चियां लगी होती हैं। तो ये जो खपच्चियां लगी होती हैं जब ये ऊपरी सिरे पर आती हैं यहाँ पर, तो ये जो खपच्चियां आके मुड़ती हैं या कि उसको क्या करते हैं लोग गूंथ देते हैं, आपस में बांध देते हैं, या खपच्चियों को मोड़ करके नीचे की तरफ ये उसी में फंसा देते हैं। इस प्रकार से टोकरी इनकी क्या होती है, बन करके तैयार हो जाती है। अब चाहे तो आप घर में उपयोग में ले लो या कि इसको मार्केट में बेच दो। छात्रों, यहीं पर आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।